हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर आपको किस तरीके से पूछा जाएगा चैप्टर के वेटेज के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड ये जो क्वेश्चंस है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि है ना उनको भी हेल्प हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस है ना आपको बोर्ड में आने के चांसेस है। तो यहाँ पर है ना ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन आपको है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 5 क्वेश्चंस इसको पूछे गए। तो आपको है ना खाली आंसर में, जैसे मैंने ना इसके पहले आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया कि आपसे कैसे एक्सपेक्ट किया गया है, किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, उसका वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड किया। तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है वो भी बताया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर वर्किंग फॉर डैश स्टेट, तो यहाँ पर आपको आंसर फाइंड आउट करना है। डैश इज कंसिडर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू बी द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Alfred Marshall. Then dash is always expressed in relation to price, time and quantity. Then macroeconomics is a study of dash and use of computer has dash utility. तो आपको इन सब के ओनली एंड ओनली है ना, आपको इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। जैसे कि है ना आपका क्वेश्चन नंबर 1 5 आंसर 4A है, तो इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। मतलब नाउ गिव इकोनॉमिक टर्म्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। तो आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001 टू प्रमोट इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। देन द पॉइंट आफ्टर विच अ रैशनल कंज्यूमर स्टॉप्स हिज कंजम्पशन। देन थर्ड, इट डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो आपको इसका इकोनॉमिक टर्म लिखना है, द flow of goods and services produced in an economy during a year and the demand for a commodity which can be put to several uses। तो ये इन सारे सेंटेंसेस के आपको ये है ना, आपको स्टेटमेंट है ना बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम पेपर आप लिख रहे हो, आप जब आप प्रैक्टिस करोगे इस पेपर की तो आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, ओनली आपको आंसर्स इनके लिखने हैं। देन इसके बाद में सी क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड द ऑड वर्ड आउट, आपको ऑड वर्ड आउट फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया कि किस तरीके से आपको है ना, पहले तो हेडिंग आएगी जैसे कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो वो कौन कौन सी है, जैसे डेप्रिसिएशन, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, देन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ट्रांसफर पेमेंट्स। उसमें से जो ऑड वन आउट है खाली वो वर्ड आपको निकाल कर है ना आंसर में लिखना है। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज कौन कौन से, जैसे फीस, बोरोइंग्स, डायरेक्ट टैक्स, देन फाइन एंड पेनल्टीज। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑड वन है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात हो रही है, इन चारों में से कौन सा है ना आपका ऑड वन है। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो जिसमें प्राइस, इनकम इलास्टिसिटी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट। तो आपको है ना ये इनकम इलास्टिसिटी है या फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट है या एडवर्टीजमेंट है, तो कौन सा है ना फैक्टर है डिमांड का, कौन सा डिटर्मिनेंट जो डिमांड का नहीं है वो खाली वो ही आपको आंसर में लिखना है। देन यहाँ पे फीचर्स ऑफ मोनोपोली, तो प्राइस मेकर, एंट्री बैरियर्स, मेनी सेलर्स, देन लैक ऑफ सब्सटीट्यूट। सो इनमें से इन चारों में से है ना कौन सा फीचर है ना मोनोपोली का नहीं है वो आपको आंसर में लिखना है। देन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो आरबीआई, डीएफएचआई, देन डीएफआईएस, देन मनी लेंडर्स। तो कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन फिट नहीं होता है वो आपको ऑड वन आउट में लिखना होगा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों को ये प्रैक्टिस करने हैं। ना यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग, तो असर्शन एंड रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि असर्शन मतलब स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दिया होगा एंड दूसरा है ना रीजन के तौर पे दिया है। तो आपको देखना है कि भाई आपका जो स्टेटमेंट है और वो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो रीजन के तौर पे दिया वो दोनों है ना एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्या, सही, पहले तो सही है या गलत है वो देखना होगा। एंड फिर उसका है ना आपको जैसे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक, ये क्या कमर्शियल बैंक्स अंडरटेक करते हैं क्या। देन रीजन में बोला कि आरबीआई हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रूपी एंड एंश्योर इट्स स्टेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि ए इज ट्रू है या फिर है ना आर इज फॉल्स है, ए फॉल्स है आर ट्रू है, या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू है एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इसकी आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये असर्शन एंड रीजनिंग की। तो ये भी 1 मार्क के लिए आपको जैसे बोर्ड में है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर असर्शन मतलब ए जहाँ पर इंडेक्स ये ए मतलब यहाँ पे जो दिया है असर्शन इज ट्रू एंड आर मतलब रीजन इज फॉल्स, इस तरीके से ये ए एंड आर को यूज करना है आपको। नाउ इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन रीजन में दिया है कि इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू मेजर द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो है ना ये सारे है ना आपको, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आप ये सब है ना आंसर्स लिखने में कैपेबल हो जाओगे। मैं आपको अभी यहाँ पे इनके आंसर्स नहीं बता रही हूँ, इनके आंसर्स पहले आप लोग है ना ये पेपर सॉल्व कीजिए और उसके बाद में मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। ना यहाँ पे ना थर्ड में जैसे बोला कि असर्शन मतलब ए इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटरमाइंड है। एंड देन रीजनिंग में द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज सो लार्ज दैट वन पर्सन कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइसेस। तो आपको ये है ना देखना है कि भी है ना दोनों भी सही है क्या, ए एंड आर दोनों सही है या ए सही है आर गलत है, किस तरीके से है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको फिर आंसर लिखना है। देन फोर्थ यहाँ पर assertion the law of supply was introduced by Professor Alfred Marshall in his book and reasoning में the law explains relationship between quantity supplied and quantity demanded। तो इसका आपको देखना है किस तरीके से आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है, वो आपको ओनली ऑप्शन वाला आंसर लिखना है। आपको ये सारे स्टेटमेंट्स लिखते नहीं बैठना है, जो आपका सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है, पूरा का पूरा वो ऑप्शन आपको लिखना है। नाउ फिफ्थ यहाँ पर असर्शन में बोला है कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इन केस ऑफ रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। देन यहाँ पर रीजनिंग में आर चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर इस तरीके से है ना आपको, और है ना हर चैप्टर में आपको असर्शन एंड रीजनिंग नहीं दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर के पीछे आपको असर्शन एंड रीजनिंग नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब नहीं कि उन चैप्टर के अंदर से कोई असर्शन एंड रीजनिंग नहीं आएगा। ये असर्शन एंड रीजनिंग है ना कहीं से भी चैप्टर पे बेस्ड है ना आप लोगों को आ सकता है। जैसे फाइंड द ऑड वन भी हर चैप्टर में नहीं दिया है, तो इसका मतलब नहीं है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आएगा। इसका मतलब आपको चैप्टर रीडिंग से थरो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको आइडेंटिफाई करने हैं कॉन्सेप्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस। तो आपको एनी 3 करना है। तो इराक सेल्स क्रूड ऑयल टू इटली, देन राजा पेड सैलरीज टू वर्कर्स in his company and interest on his bank overdraft. Then Vandana bought a raincoat for her daughter. Then Indian government raised funds from residents of India by issuing government securities, and when the price of bread decreased people started buying meat। तो आपको ये है ना जो स्टेटमेंट दिए उनको आइडेंटिफाई कर और कॉन्सेप्ट लिखना है। तो कहाँ पे आपको दो है ना दो अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि भाई हाँ पोजीशन यूटिलिटी हो गया और टाइम यूटिलिटी हो गया, तब कौन सा लिखे। तो फिर अगर आप जो भी सिलेक्ट करो तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। नाउ सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए था ये आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। सेकेंड जो पार्ट है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो एनी 3 आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन देने। तो यहाँ पे 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन मैंने दिए हुए हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट के बीच में। तो आपको जैसे मैंने कहा कि आपको है ना पहला पॉइंट कंपल्सरीली आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना है, एंड बाद में आप है ना कोई भी नेक्स्ट जो डिस्टिंग्विश पॉइंट है वो डिफरेंस पॉइंट है कोई भी दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना है, वो याद रखना है। सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, क्योंकि बोर्ड से यही इंस्ट्रक्शन है कि है ना कंपल्सरीली स्टूडेंट्स ने है ना एक पॉइंट है ना मीनिंग एंड या फिर डेफिनेशन के डिफरेंस को देना है उनको। total utility and marginal utility, then slicing method and lumping method, then perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand। तो ये 5 आपके लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गए। सारे आप टेक्स्ट बुक में मार्किंग कीजिए या फिर आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है एनी 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जिसमें एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस, आपको खाली 4 कोई भी 4 रीजंस बताने हैं। जैसे मैंने आपसे है ना जो मैंने आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आपको आपके आंसर्स की प्रेजेंटेशन देनी है, उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आपको है ना 4 ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा उसमें ओनली 4
पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। आपको 8 फीचर्स है तो 8 फीचर्स नहीं बताने हैं, 8 रीजंस है तो 8 रीजन नहीं बताने हैं। तो एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस for the growth of public expenditure, then explain any 4 role of foreign trade, then explain the concept of total cost, explain any 4 feature of microeconomics and explain any 4 significance of index numbers in economics. So any 3 आंसर्स आपको लिखने हैं। तो आपको 4 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे ये आ गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि 4 मार्क के लिए आप 8 मार्क्स का आंसर लिखो, लेकिन कंटेंट पूरे होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो एनी 3 आपको है ना लिखना है। तो जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट लीड इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, देन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज DMU हम बोलते हैं जिसको, लॉ ऑफ DMU is important in practice, then commercial banks do not create credit money, then perfect competition and monopolistic competition are one and the same, then supply curves slopes upward from left to right। तो ये है ना 5 टोटल है ना अग्री डिसअग्री है। तो लेकिन आपको 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने नहीं जाना है आपको, बिगिनिंग में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने नहीं जाना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग एनी टू आंसर्स आपको देने हैं। तो ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको टेबल को ऑब्जर्व करना है और आपको है ना आंसर देना है। तो ये 4 ब्लैंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको है ना 4 ब्लैंक्स है तो 2 मार्क के लिए ये रहेगा, हाफ मार्क ईच ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको रहने वाला है। क्योंकि देखो फिल इन द ब्लैंक्स इन द अबव शेड्यूल, तो ये जो अबव शेड्यूल दिया है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। तो एग्जाम में यहाँ पर है ना नंबर्स डेटा ये चेंज होकर आपको मिल सकता है ना। इसी टेबल के अकॉर्डिंग एक बार आपने टेबल करेक्टली फिल किया तो ही फिर आपका देखो डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस वाला जो शेड्यूल है आप ड्रॉ कर पाओगे। सूटेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको 2 मार्क्स है। तो ये है ना आपका करेक्टली फिल होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर कैलकुलेट द पैशेस इंडेक्स फ्रॉम द गिवन टेबल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपका जो है ना चैप्टर नंबर 6 है इंडेक्स नंबर्स, तो उसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर आपको उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है वो भी आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं है कि उसको आपको छोड़ना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 मार्क का इसमें यहाँ पर कैलकुलेट द पैशेस इंडेक्स फ्रॉम द गिवन टेबल। तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपको है ना ये फाइंड आउट करना है, इसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको ये जो पैसेज दिया है वो रीड करना है, ये पूरा पैसेज आपको रीड करना है। एंड बेस्ड ऑन दिस, ये पैसेज रीड करने के बाद बेस्ड ऑन दिस आपको ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टेट द नेचर एंड सेंटर्स ऑफ कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग टिल 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक कैपिटल मार्केट सेंटर्स एंड उनका नेचर क्या था, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, तो ये 1 मार्क के लिए। देन हाउ ओल्ड इज द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, कैपिटल मार्केट इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है वो कितना पुराना है। देन आपको अपना, जैसे मैंने आपसे कहा स्वमत वाला क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें पैसेज के बेस पे आपको अपना मत देना है कि भाई आपका क्या मानना है। तो राइट योर ओपिनियन अबाउट इंडियन कैपिटल मार्केट प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले कैपिटल मार्केट की कंडीशन क्या थी, तो अपने हिसाब से आपको स्वमत आंसर देना है। देन यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इन डिटेल है। तो एनी 2 आपको लिखने, जैसे यहाँ पे बोला एक्सप्लेन द इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। एंड देन यहाँ पर मतलब आपको इनकम मेथड के बारे में भी लिखना है, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में भी लिखना है। तो अकॉर्डिंगली आपको इसको है ना डिवाइड करते हुए लिखना है कि भाई 4 मार्क का आप है ना 4 मार्क मतलब इनकम मेथड को हो गया, 4 एक्सपेंडिचर मेथड को हो गया। तो दोनों भी मेथड को आपको है ना सही ढंग से एक्सप्लेन करना होगा। देन स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शंस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी वहां पे भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको अजम्पशंस भी लिखने होते हैं। देन एक्सप्लेन द रेशियो मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। यहाँ पर आपको रेशियो मेथड के बारे में एंड ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको दोनों भी है ना मेथड आपको एक्सप्लेन करने होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो इकोनॉमिक्स का जो मैंने ये पेपर दिया है ये आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। ऑलरेडी मैंने पूरे 10 चैप्टर्स के है ना एक्सरसाइज की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। कोई भी हेल्प आपको रिक्वायर्ड हो तो वहां से आप है ना हेल्प ले सकते हो।
एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड ये है ना जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया गया है बच्चा, ये आप लोगों के लिए जो है ना इकोनॉमिक्स का जो बोर्ड की तरफ से पेपर पैटर्न किस तरीके से होना चाहिए, वेटेज कितना होना चाहिए और कौन सा क्वेश्चंस किस टाइप का क्वेश्चंस बच्चों के लिए एक्सपेक्टेड है, तो उसी के बेस पे बनाया गया है। तो जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।